ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया था आपको PCl5, वो क्लियर हो चुका है, शेप क्लियर हो चुका है, बॉन्ड एंगल समझ में आ गए थे। ठीक है, किसी के दिमाग में ये ना चले कि भाई 180 का बॉन्ड एंगल भी है, अगर चल रहा है तो क्लियर कर दूं, क्योंकि आपका बीच में प्लेन आएगा, तो बीच में प्लेन आएगा तो आप बॉन्ड जब मेजर करोगे तो ऐसे मेजर करोगे, तो प्लेन जब बीच में आ गया बेटा तो ऑब्वियस है कि बेटा वो बॉन्ड एंगल नहीं बोला जाता है। आप जब भी बॉन्ड एंगल निकालो तो कंटिन्यूअस, सपोज करो कोई एक सेंट्रल एटम है और वो दो बॉन्डेड एटम से अटैच है, तो उनके बीच में आपको कंटिन्यूअस वो जो बॉन्ड दिखना चाहिए, बीच में ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए। 180 वाले में अगर आप देख रहे हो अच्छे से तो ये प्लेन है, तो इस प्लेन के अगर आप यहां से डंबल मतलब जो ऑर्बिटल है, यहां जो बॉन्ड है उसका और यहां जो बॉन्ड है, तो ये प्लेन आ गया ना बीच में, तो ये बॉन्ड बनाओगे तो बीच में प्लेन आ जाएगा, तो प्लेन नहीं आना चाहिए, फिर वो बॉन्ड टूटेगा। तो इन सिंपल वर्ड कि बेटा हम उस केसेस को कंसिडर इसलिए नहीं करते हैं, तो इसलिए 180 वाले की बात हम नहीं करेंगे। हाँ, अपने को पता है कि बेटा हमारे पास जेड एक्सेस जो अरेंज है वो एक दूसरे से, जब जेड एक्सेस अरेंज है तो एक पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल जो डी जेड स्क्वायर है वो 180 के एंगल पे है, लेकिन वो बॉन्ड एंगल नहीं है, बस इतना कहना चाह रहा हूं। गॉट इट एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट टाइप में मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो टाइप है sp3d2। नेक्स्ट जो टाइप है sp3d2। ठीक है, अब यहां पर बात आ रही बेटा, अगर आप इसको कनेक्ट करिए तो 1s 3p एंड 2d, समझ गए? तो इसके बेसिस पे पहले तो THO की बात करते हैं। THO कितना होगा? 6 हो जाएगा। डन? समझे? ठीक है, अब बात रही बेटा हमारे पास कि यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ये बात तो सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, S प्लस PX प्लस PY प्लस PZ ये प्रेजेंट होंगे, प्लस DZ स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस DX स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, X स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझे? यानी ये कह सकता हूं कि बेटा D के दोनों ऑर्बिटल यूज हो गए जो ऑन दी एक्सेस वाले थे, अगर आप देख पा रहे तो। क्लियर है? तो इसको भी डिस्कस करेंगे कि भाई DX स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां पर सबसे पहले बेटा हम THO को अगर देखें तो 6 है। अब मुझे 6 ऑर्बिटल, आई रिपीट कि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मुझे ऐसे अरेंज करना है कि उनके बीच में एंगल मैक्सिमम हो और रिपल्सन बेटा मिनिमम हो, तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो उन 6 ऑर्बिटल को अरेंज करने का मैं पहले तरीका आपको समझाता हूं, तो आपको ये कनेक्ट करेगा कि भाई हमने DX स्क्वायर, देखो मेरे हिसाब से DZ स्क्वायर तो आप समझ जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन DX स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों यूज हुआ ये आपको यहां से पता चल जाएगा कंप्लीटली। देखिए जो ऑर्बिटल है बेटा वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका छोटा पार्ट इधर होगा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल उसका छोटा पार्ट इधर होगा, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल है, नॉट अ एटॉमिक ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताइए कैसा शेप दिख रहा है आपको? स्क्वायर प्लेनर टाइप का दिख रहा है? यस और नो? ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर हमें पर कंडीशन बनते हुए दिखेगा। और अब स्क्वायर प्लेनर मतलब इस प्लेन में रहेगा, एक बॉन्ड इस प्लेन के ऊपर, एक बॉन्ड इस प्लेन के नीचे, मतलब वही सिंपल वही कंडीशन आ गई, जेड एक्सेस मेरा। और फिर से वही कहूंगा कि बेटा आईएनए फिक्स कर रहा हूं बेटा, वो मेरे लिए फिक्स है, क्या हो गया? यस, तो वो ध्यान रखेगा। क्लियर है सबको? जेड एक्सेस। तो ये हमारे पास कंप्लीटली यहां पर आपका इस तरीके से कंप्लीट अरेंजमेंट दिखेगा। किसका बताइए? किसका? जेड एक्सेस के बेसिस पे
पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर का। गॉट इट? समझे? और फिर से वही बात कि ये सभी के सभी हमारे पास जो होंगे इनके साथ टच करेंगे, ये 4 के 4 लोब के साथ टच होगा। सही है? बोलिए बेटा जल्दी से, यस और नो? और ये भी इस तरीके से सबके साथ टच होगा। समझ पा रहे सब लोग बेटा? यस और नो? तो ध्यान दीजिए बेटा, इस पूरे पार्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मिल रही है बेटा, उसको आपको समझना यह जरूरी है कि वो स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में आपको उस प्लेन के ऊपर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जाते हुए दिखा, इस प्लेन के नीचे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जाते हुए दिखा, और उस बेसिस पे बेटा अगर आप ध्यान दे रहे हैं, ये पूरे के पूरे जो ऑर्बिटल हैं ये सभी कॉर्नर से टच कर रहा है। तो इसको एक जनरल नाम हम दे सकते हैं जो अपने समझने के लिए है, लेकिन एक्चुअली इसका नेम क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। जनरल नेम हम दे सकते हैं, वो क्या हो सकता है? स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। बोलो, समझ पा रहे सब लोग? यस और नो? अब नेमिंग में जाने से पहले बेटा मैं बॉन्ड एंगल में आऊंगा, लेकिन आपको नेमिंग समझ में आ रहा है? जनरल, वो लिखना मत नेमिंग, वो समझना है। इसका नेम तो अलग ही होता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आप ये समझ पा रहे हैं कि बेटा हमारे पास उसका जनरल नेमिंग अगर हमें कनेक्ट करना है तो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल होगा। अरे समझे? क्लियर हो रहा है सबको? तो उस बेसिस पे बेटा हम कंप्लीटली यहां पर डिस्कस कर सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल इज द जनरल शेप जो हम जनरली समझ सकते हैं। लेकिन मैं अब आता हूं पहले बॉन्ड एंगल पे, तो जाके बाकी चीजें हमें कंप्लीटली कनेक्ट करेंगे। ठीक है? मैं पहले आता हूं बेटा इसके बॉन्ड एंगल पे। तो बॉन्ड एंगल में देखिए प्लेन की बात करते हैं, तो प्लेन में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है हाइब्रिड? ठीक है, देखो ये अब आपको दिख रहा है तो वहां से कनेक्ट करिएगा। 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और वो 4 ऑर्बिटल कैसे अरेंज किए हैं? स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में। तो उनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए? इतना तो सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? अब देखो जब प्लेन में वो अरेंज है तो उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है बेटा, अगर वो 90 डिग्री है तो किसी को भी उठा लो, हर एक बॉन्ड एंगल आपका इन केसेस में बॉन्ड एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। सही है? तो प्लेन में ऐसे कितने बॉन्ड बन रहे हैं जो 90 डिग्री दिखा रहे? 4 दिख रहे? समझे? उनकी बात कर लेंगे। अब बेटा मैं बात कर रहा हूं प्लेन के ऊपर, यानी परपेंडिकुलर। तो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, प्लेन के नीचे से भी परपेंडिकुलर, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये भी 90 होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ये बॉन्ड एंगल भी हमारा क्या होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि ये बॉन्ड एंगल हमारा 90 डिग्री है। यस और नो? तो ऐसे हमारे पास ऊपर से 4 बॉन्ड एंगल दिखेंगे, नीचे से भी 4 दिखेंगे। देखो इसका इस लो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, इसका इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 4 ऊपर से हो गए, ऐसे 4 नीचे से भी होंगे, 8 ही होंगे, और 4 उस प्लेन में होंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 12 हो जाएंगे बेटा। तो ये प्लेन वाले हैं जो आपको दिख रहे हैं बेटा, ये हो जाएंगे 4, और ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, बट ये कितने होंगे? 8। 4 ऊपर से, 4 नीचे से। अब बताओ स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल दिखा कि नहीं दिखा? हाँ कि ना? तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा ऑक्ट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमें ध्यान रखना है। ऑक्ट्राहेड्रल, ऑक्ट्राहेड्रल शेप आपको कंप्लीटली यहां पर उसका दिखेगा। अगर आपसे शेप पूछूं तो ऑक्ट्राहेड्रल शेप होगा। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान देना, सिमेट्रिकल होने की वजह से हमने उसको ऑक्ट्राहेड्रल बोला। अगर शायद सिमेट्रिकल नहीं होता तो हम यही कहते कि भाई उसका बॉन्ड एंगल जो हमारे पास जो अलग अलग दिख रहे होते, तो उसके बेस पर हम कहते हैं कि बॉन्ड एंगल अलग अलग होने की वजह से बेटा हमारे पास उसका शेप अलग था। याद करो हमने इससे पहले
जो TBP हमने अब डिस्कस किया वो इसी बेसिस पे पढ़ा, क्योंकि बॉन्ड एंगल अलग अलग थे, सिमेट्रिकल नहीं था। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पा रहे बेटा मेरी बात को? बेटा एक काम करना, तू बाहर जाके कर ले काम, खड़ा हो जा। तेरे को बोल रहा हूं, पीछे देख रहा हूं, तेरे को नहीं बोल रहा, आगे इसको, भाई को, इसको बाजू में यार, ये इधर उधर क्यों देख रहा? हाँ तू खड़ा हो जा, जो काम वहां देख रहा है उसको बाहर जाके कर ले आराम से। चल खड़ा हो जा, जल्दी से खड़ा हो जा। जो भी बाजू में से नीचे से देख के जो भी तू कर रहा है बेटा वो बाहर जाके कर ले। खड़ा हो जा जल्दी से, खड़ा हो जल्दी। हाँ खड़ा हो जा जल्दी, नोटबुक पकड़ो बाहर चले जा जल्दी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। खड़ा हो जा, फिर खड़ा हो जा जल्दी, मैं इतना नहीं बोलूंगा बेटा, ठीक है? अब सुन लिया कर, खड़ा हो जा बोला ना मैंने। नोटबुक पकड़ और बाहर चल जल्दी जल्दी, नहीं तो अभी बुलाऊंगा मैं मनोज सर को। जल्दी से खड़ा हो जा, चले जा, बाहर जाके आराम से कर ले, जल्दी चले जा, खड़ा हो जा, नहीं तो फिर बेटा ध्यान रखना मैं भी बुलाता हूं। कोई बात नहीं, तू बाहर चले जा, बाहर जाके कर ले, बोल तो दिया मैंने तुझे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। है समझ में आ रही मेरी बात? मुझे एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं, उठ के बाहर चले जा जल्दी से, जल्दी से। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान रखना। हाँ ये समझ में आया बेटा सबको? ये क्लियर हुआ? तो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं, देखो मैंने ऑक्टाहेड्रल का नेमिंग कब दिया? जब आपको बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन किया, उससे आपको कंप्लीटली खुद ये पता चला कि भाई देखो बॉन्ड एंगल सेम होने की वजह से स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल बना, और स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल बना तो हमने नेमिंग उसको दिया ऑक्टाहेड्रल। नहीं तो अभी तक हम जो नेमिंग दे रहे थे वो सिंपली समझ में आ रहा था, बट वो बेसिक नेम था, मैंने आपको बोला, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना इसको है। समझे? यस और नो? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और ये नंबरिंग सबको क्लियर हो चुकी है? तो टोटल 90 डिग्री वाले पूछे जाए तो 12, प्लेन के ऊपर 4, प्लेन के नीचे 4, प्लेन में 4। गॉट इट एवरीवन? तो उस तरीके से बेटा ये कंप्लीटली ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट बनते हुए दिखेगा। अगर एग्जांपल में आऊं बेटा, तो एग्जांपल में बेटा मेरे पास SF6, अब इसका आप स्ट्रक्चर वैसे ही बना सकते हैं बेटा। देखिए हमारे पास 4 फ्लोरीन प्लेन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है? और बाकी के 2 फ्लोरीन कहां प्रेजेंट होंगे बेटा? एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे। गॉट इट एवरीवन? देखो बेटा अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक बहुत अच्छी बात यहां पर समझाना चाहता हूं कि अगर आप कनेक्ट कर पाओ, ये 2 ट्रायंगल बनते हुए अगर आप ध्यान दे रहे हो, जब इनको हम टच कर रहे हैं तो 2 ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल, और दोनों के दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है कि नहीं है? सही है? तो अब ध्यान देना, अगर इस ट्रायंगल में से 2 जो अपोजिट ट्रायंगल है, मतलब वो इस टाइप से बन रहा है। एक ट्रायंगल जो आपका बन रहा है बेटा, एक ट्रायंगल आपका इस तरीके से बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल अगर आप ध्यान दे रहे हो बेटा, वो कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक है? और यहां पर आपका अगर आप देख रहे हो सल्फर है। गॉट इट एवरीवन? तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप 2 अपोजिट ट्रायंगल बनाओ और उनको फिर ज्वाइन करो, अगर इसको यहां से ज्वाइन करो, देखिए हो रहे, और वैसा ही शेप बनेगा। इंपॉर्टेंट क्या है मुझे वो समझाना है, वो ध्यान दीजिए आप, ठीक है? अगर सपोज करें बेटा इस सल्फर को मैं यहां से निकाल दूं, बाहर निकाल दूं, इधर ध्यान दे लो बेटा 2 मिनट, फिर आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। इस सल्फर को मैं अगर यहां से निकाल देता हूं तो ये एक फ्री स्पेस बन जाएगा। अब वो फ्री स्पेस जो होता है बेटा, वो ऑक्टाहेड्रल शेप है,
उस ऑक्ट्राहेड्रल का फ्री स्पेस, जिसे हम वॉइड बोलते हैं, फ्री स्पेस को क्या बोलते हैं? वॉइड। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड। इसको क्या कहा जाता है? ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड। और ये आगे जाके आप मतलब अपने 12th में स्पेशली देखो, नीट में से, जेई मेंस में से तो वो यूनिट हट चुका है, लेकिन एडवांस में वो यूनिट आता है स्पेशली सॉलिड स्टेट, उसमें आपको कंप्लीटली वॉइड पढ़ने होंगे, जिसमें ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड की बात की जाएगी। तो वॉइड बन कैसे रहा है ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। ऑक्ट्राहेड्रल शेप में से वो सेंट्रल पार्ट को हटा दो, और सेंट्रल यहां कौन है? सेंट्रल एटम सल्फर। मैंने सल्फर हटा दिया तो मुझे फ्री स्पेस दिखेगा सल्फर का, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? वॉइड। फ्री स्पेस को वॉइड बोल। तो यहां पर जो फ्री स्पेस दिख रहा है बेटा, ये मेरा वॉइड है, और इसको नाम दिया गया ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? जी हाँ, 3D में ही होगा ना, ऑक्टाहेड्रल शेप 3D है तो 3D में ही होगा ना बेटा। दो अपोजिट ट्रायंगल बोल रहा हूं मतलब 3D में ही होंगे ना यार। ठीक है, क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ओके, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट एज सच इस बेसिस पे जब आप हायर क्लासेस में बात करोगे, लेकिन यहां पर वो शेप बना था तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो चीजें सिंपल है, टिपिकल नहीं है। हाँ, टिपिकल होता मैं खुद ही छोड़ देता बेटा। बस क्या करना है, सल्फर को हटा दो, जो फ्री स्पेस दिखेगा वहां सल्फर की जगह पर, उसे हम क्या बोलेंगे? व्हाइट। तो क्या बोलेंगे उसको? किस शेप के बेसिस पे बनाया? ऑक्टाहेड्रल के बेस। इसे क्या नाम दे दिया? ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। इज दैट क्लियर? फ्री स्पेस को व्हाइट बोला जा रहा है, समझे? तो इतनी बात सबको समझ में आई? बॉन्ड एंगल आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा, कंडीशन सबको क्लियर हो चुकी है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, जो वेल नोन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे बन सकते हैं आगे और सीखेंगे, ऐसा नो डाउट कि हम केवल एक ही एग्जाम्पल पे जाएंगे और मिलेंगे भी आपको, लेकिन कम से कम अभी हम एक एक एग्जाम्पल अच्छे से समझते हुए चलें। गॉट इट एवरीवन? जी ढूंढ लो ना बेटा यार, टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 6, 100/6, तो एस मिल जाएगा। बाकी पी को डिवाइड, पी को मल्टीप्लाई कर लो, जितना आ रहा है उससे 3 से, डी को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, आ जाएगा आंसर। हाँ तो बिल्कुल, स्ट्रक्चर तो 3D है ना बेटा, तो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे जा रहा है, तो स्ट्रक्चर तो 3D है। हमने एंगल सेम होने की वजह से नाम ऑक्टाहेड्रल दिया, यानी जिसे मैंने क्या बोला? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। बात समझ में आई? ऐसा तो नहीं बोलूंगा उसके बाद कि भाई अबव द प्लेन है ही नहीं, बिलो द प्लेन नहीं है, बट वो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन को मैंने क्या नाम दिया बेटा? कि आप जब 3D में 4 बॉन्ड पढ़ हो तो उसमें अबव द प्लेन बिलो द प्लेन की बात ज्यादा की जाती है। यहां पर क्या की जाती है? वो पिरामिडल शेप बन रहा है, इसलिए पिरामिड नाम दिया जाता है। और यहां पर भी उस पिरामिड को बोल दिया जाता है बेटा, हमारे पास पूरा ऑक्ट्राहेड्रल में इंक्लूड कर दिया जाता है, उसको हम बाई पिरामिडल नहीं बोल रहे हैं। जबकि कॉमनली मैंने क्या बोला था? स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, बट मैंने आपको फिर एंगल बनाया, एंगल से बोला कि सब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको ऑक्ट्राहेड्रल बोला जाएगा। गॉट इट? और वो शेप इस टाइप से कुछ दिखता है। क्या मेरी बात सबको कनेक्ट हुई? ठीक, ये तो रहा बेटा sp3d2। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, और लास्ट कंडीशन sp3d3। sp3d3, ठीक है, फिर से वही बात कि हमारे पास 1s 3p एंड 3d, ठीक है। अब यहां से THO कितना होगा? ठीक है, THO हो गया बेटा मेरे पास 7। क्लियर? अब ध्यान दीजिए बेटा, S प्लस PX प्लस PY प्लस PZ प्लस DZ², ये तो रहने वाला ही, प्लस DX²Y²। अच्छा एक मिनट जस्ट, हाँ, प्लस लास्ट वाला बाद में लिखूंगा। यहां ध्यान दो बेटा, मैं उस चीज को बताना भूल गया, ठीक है ना, लेकिन आपको क्लियर कर देता हूं बेटा कि DX²Y² क्यों यूज किया। देखिए, DX²Y² यूज करने के पीछे उसका रीजन है बेटा कि स्ट्रक्चर प्लेनर है। अब प्लेनर है और आपको पता है कि प्लेन होगा तो दो ही एक्सेस मिल पाएंगे, या तो X और Y, और X और Y कहां है?
प्लेन में। तो बचा क्या हमारे पास बेटा, एक्स वाई प्लेन में बचा, तो कंपलसरी मुझे कौन सा डी लेना पड़ेगा, जो ऑन दी एक्सेस वाला होगा। बिटवीन द एक्सेस वाला तो ले ही नहीं सकता हूं, समझे कि नहीं समझे? क्यों नहीं ले सकता हूं बेटा? क्यों? क्योंकि बिटवीन द एक्सेस में एक्स वाई प्लेन जो होगा, अगर ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस है, तो इसके बीच में ऑर्बिटल जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो फिर तो क्या बेटा, हमारा शेप जो स्क्वायर प्लेनर है वो बन ही नहीं सकता। इसलिए क्या हुआ, ऑन दी एक्सेस वाला हमने क्या यूज किया बेटा, डी ऑर्बिटल यूज किया। और ऑन दी एक्सेस वाला डी ऑर्बिटल कौन सा होगा, अगर हम प्लेन के लिए यानी डी एक्स वाई को प्लेन में ले रहे हैं तो बोलो, एक्स वाई एक्सेस प्लेन में ले रहे हैं तो कौन सा डी यूज होगा? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों यूज किया गया? कनेक्ट हुआ एवरीवन? हाँ बेटा, मैंने ये बोला कि प्लेन में केवल दो ही एक्सेस आ सकते हैं, ये तो हम पहले से भी जानते हैं। अब अगर प्लेन में मेरा एक्स और वाई है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है बेटा ये तो मेरा जेड एक्सेस होगा, ठीक है, ये पूरा मेरा जेड एक्सेस है, मतलब इस प्लेन के बाहर। अरे समझ पा रहा भाई? ठीक है, इस प्लेन के बाहर जो है बेटा वो हमारे पास, और अंदर जो है बेटा वो पूरा जेड एक्सेस बना है ऐसे। तो अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, उस प्लेन में एक्स और वाई एक्सेस होंगे। अब प्लेन में एक्स और वाई एक्सेस होंगे तो पी एक्स पी वाई, और साथ में एस तो है। तो अब तीन ऑर्बिटल बेटा मुझे मिल चुके हैं, चौथा ऑर्बिटल मुझे बिटवीन द एक्सेस वाला अगर मैं लूंगा तो वो उनके बीच में जाएगा, तो फिर स्क्वायर प्लेनर शेप नहीं बनेगा। तो अब मुझे कौन सा ऑर्बिटल लेना पड़ेगा, ऑन दी एक्सेस वाला, और वो कौन सा बचा बेटा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ध्यान दो बेटा, इस चीज को कनेक्ट कहां से हुआ, ये सब चीजें कनेक्ट कहां से हुई, ये चीज जानने की जरूरत है। ये चीज कनेक्ट हुई बेटा कि जब हमने SF6 का शेप देखा, जब बॉन्ड पैरामीटर की बात आई, जो मैंने आपको बोला ना कि लिमिटेशन, वेबिटी का जब लिमिटेशन की बात आई, तो उसके बाद ये सब दिखा, बॉन्ड पैरामीटर हर एक के चेक किए। तो जब शेप ऐसा बना होगा तो ही ये डिसाइड किया होगा ना कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि बिटवीन द एक्सेस वाला तो क्या होगा बेटा, यहां से चले जाएगा ना बेटा, बीच में से, हाँ कि ना? तो इसलिए क्या हुआ बेटा, ये चीज का ध्यान रखा गया, तो तब जाके डिसाइड किया गया कि भाई वहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसके लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल आना चाहिए डी से, वो कौन सा होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर तो क्यों हो रहा, वो आपको कनेक्ट हो जाना चाहिए बेटा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो कोई रीजन पूछे कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर क्यों पार्टिसिपेट हो रहा, तो बता सकते हो ना? पक्का? पक्का? गुड। तो बेटा यहां पर ये कंडीशन थी। हम आ जाते बेटा यहां पर, यहां तक वो बात सीधा सीधा चली, लेकिन अब इसके बाद जो कहानी में ट्विस्ट आया बेटा, वो कौन सा होना चाहिए? चलो आप दिमाग लगाओ तो थोड़ा सा, कौन सा? डी एक्स वाई। क्यों? क्योंकि वो बिटवीन द एक्सेस वाला वही बचेगा जो एक्स वाई एक्सेस में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएंगे, यस और नो? ये तो परपेंडिकुलर में चले जाएंगे, तो प्लेन में केवल यही एग्जिस्ट करेंगे, ये दो। अगर एक्स वाई यहां आ गया, उसके लिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ चुका है, तो डी एक्स वाई ही आ सकता है, क्योंकि एक्सेस ही मैंने एक्स और वाई लिया है प्लेन में। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? पक्का? एवरीवन क्लियर सबको? देखो ये डिसाइड जब कर रहे हो ना, तो ये क्लियरिटी दिखनी चाहिए अपने को, और जब वो क्लियरिटी मिल जाए तो बेटा फिर फाइनली आप भी प्रॉपर्ली ये समझ पाओ कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसके पीछे उसका यूज करने का पर्पज क्या है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए सब लोग? अरे यस और नो? ठीक है, तो बेटा यहां से अगर इतना समझ में आए, टोटल 7 ऑर्बिटल हैं, अब उनको अरेंज करना है हमें बेटा उस पूरे स्पेस में या 3D में, जिसकी वजह से वहां पर रिपल्सन मिनिमम हो। गॉट इट? तो देखिए बेटा, अभी तक हमने 4 तो अरेंज किए थे, अब हो जाएंगे 5 एक प्लेन में, और 2 जो होंगे बेटा, अब ये मैं इधर नहीं दिखा सकता हूं, अब मैं थोड़ा सा इधर दिखा रहा हूं इस तरीके से।
तो ये जो शेप बनेगा, पहले शेप को थोड़ा सा कनेक्ट करिए। ये जो शेप बनेगा बेटा, ये इस टाइप से बनेगा और ये सबके साथ कनेक्टेड होंगे। अच्छा, ये शेप कैसा दिख रहा है? यस, वो प्लेन में जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा? पेंटागन। सही है, पेंटागन आपका बनेगा। अब 5 ऑर्बिटल उस प्लेन में आ चुके हैं, तो बचे 2 ऑर्बिटल, और वो कौन एक्सेस दिखाएगा? जेड एक्सेस। अब मैं बेटा उसको ऐसे नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैंने कैसे दिखा दिया? इस तरीके से। गॉट इट एवरीवन? समझ जाएंगे ना सब लोग? ठीक है, तो बेटा हमारे पास अब अगर इनको अरेंज करें, ये इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ भी अटैच होगा, ये इसके साथ भी अटैच होगा, ओके। तो बेटा देखो, इसको हम यहां, ये पूरा पार्ट, मतलब हर एक लोब जो है, या आप हर एक ऑर्बिटल को जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है उसको टच कर लीजिए, तो कंप्लीटली आपको वो पिरामिड टाइप का कंप्लीटली बनते हुए दिखेगा। तो ये जो ऊपर से जो है वो 5 उस पिरामिड फॉर्म में ऊपर से आएंगे, ऐसे नीचे से भी आएंगे। इससे मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली दिख पाए बेटा। ये जो होंगे ये भी इस तरीके से अटैच होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब पहले बॉन्ड एंगल देखो, कभी भी शेप को याद रखने के लिए, इनिशिएट करने के लिए बॉन्ड एंगल का क्लियरिटी आना बहुत जरूरी है। तो अब बेटा बॉन्ड एंगल में आते हैं। तो बॉन्ड एंगल में पहले प्लेन की बात करता हूं। तो प्लेन में देखो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, इन 5 के बीच में बॉन्ड एंगल अगर अपने को निकालना है तो बेटा वो निकालने के लिए सिंपल तरीका है हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 5। जी जी बोलो। क्या बोला? रिपीट कर। हाँ, तो ये देख 1 2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर में जाएगा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं बेटा, ये एक्सिस है जो प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ में ये जो हो गया, ये जो हो गया,
एक प्लेन में दो एक्सिस तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, अपने को पता है, और ये सबके सब, अगर मैं बात करूं इन सब की, ये सब दो ही एक्सेस वाले हैं। तो अब वो 5 ऑर्बिटल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं? तो वो 5 ऑर्बिटल अरेंज मुझे करना है ना। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल से इंटरमिक्सिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज कैसे करना है कि वो स्पेस में ऐसे अरेंज हो कि उनके बीच में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम हो, ताकि रिपल्सन मिनिमम हो, तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। तो अब मैं उनको, देखो ध्यान रखना, अगर वो अपने ही एक्सेस पे रहे फिर तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं कहलाएंगे ना, जिसे आगे जाके आप पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ड्रैगोज रूल बोला जाता है, जिसमें ऑर्बिटल अपने ही एक्सेस में रहेंगे। तो अगर वो ऑर्बिटल अपने ही एक्सेस में रहेंगे और उनका एक्सेस चेंज हुआ ही नहीं, शेप में भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ही नहीं। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद उनका कहने का मतलब यह है कि वो ऐसे अरेंज होने चाहिए कि उनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए बेटा? मैक्सिमम, ताकि रिपल्सन मिनिमम हो तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम। अल्टीमेटली हमें स्टेबल बनाना है ना। लेकिन अगर सपोज कर वो अपने ही एक्सेस में रहते, यहां आपको भले ये रियलाइज हुआ होगा, ये क्वेश्चन तूने बहुत अच्छा पूछा है बेटा, इसमें मैं बोल देता हूं, यहां भले ही लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि उनको सीधे सीधे समझ में आ गया 4 ऑर्बिटल हैं तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले जाएंगे। 90 दिखा तो उन्हें कहा भाई एक्सेस भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहां वो कॉम्बिनेशन फिट बैठ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि बेटा यहां पर वो चीजें चेंज नहीं हुई है। चेंज इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई उनको अरेंज इस तरीके से करना है कि उनके बीच में हमारे पास रिपल्सन मिनिमम हो, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए फिर तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल बचे ही नहीं ना बेटा। और फिर जैसे प्रेजेंट है वैसे तो मुझे रखना ही नहीं है, फिर तो मुझे डिसाइड करना है ना कि वो कैसे अरेंज हो ताकि उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल हो मैक्सिमम हो, उनके बीच में रिपल्सन क्या हो बेटा? मिनिमम हो। इज दैट क्लियर? तो अरेंज मुझे करना है। अगर वो उसी एक्सेस में प्रेजेंट रहे तो बेटा फिर तो मैं कह दूंगा ना कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ही नहीं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ही नहीं, यानी उनमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं। इसको ड्रैगोज ने एक्सप्लेन किया है, इसको भी हम आगे डिस्कशन करेंगे जब इसमें कंप्लीटली वीएसईपीआर थ्योरी अगर आ जाएगा उसके बाद। जी हाँ, ये वाला अगर सपोज कर ये 4 ऑर्बिटल हमारे पास हैं, ये 1 2 3 4, ये तो बिटवीन द एक्सेस यही बनेगा। तो किसी को भी ले सकते हो, कोई भी। पेंटागन में क्या है, हर एक कंडीशन में आपको कहीं पर भी सेम ही दिखेगा ना। अब वो पेंटागन का रियल स्ट्रक्चर में आ जाओ, तो उस रियल स्ट्रक्चर में कोई भी ऑर्बिटल आपका क्या होगा, जो बीच में से जा रहा है बेटा, वो पेंटागन का 5th वाला जो होगा वो आपका क्या बनाएगा बेटा? बिटवीन द एक्सेस वाला। वो कोई भी ले सकते हो, क्योंकि पेंटागन में भी तो सिमेट्री होती है ना। बस उसी तरीके से आप जा सकते हो। गॉट इट एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आई बेटा? पक्का? अब बेटा मैं आपको कह रहा था कि बॉन्ड एंगल में आते हैं, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? प्लेनर की बात करते हैं सबसे पहले, यानी निकालने का सिंपल तरीका 360 डिवाइडेड बाय 5। गॉट इट एवरीवन? तो क्या जाएगा बेटा, यहां बॉन्ड एंगल जो हो जाएंगे वो हमारे पास 72 डिग्री। अच्छा ये बताइए ये कितने होंगे? अरे ये कितने होंगे? कितने होंगे? वो प्लेनर वाले ही होंगे, यानी कितने हो जाएंगे बेटा? 5। गॉट इट एवरीवन? ओके अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा भाई? प्लेन के परपेंडिकुलर है तो 90 होना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये कितने होने चाहिए? 5 ऊपर 5 नीचे, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 10 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? 5 ऊपर से ऐसे, 5 नीचे से, तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। क्लियर? तो उस बेसिस पे बेटा अब देखो बेटा, यहां एंगल जो आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर इससे साफ साफ पता चल रहा है सिमेट्रिकल। और अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है मतलब अब आप पिरामिड बनेगा। देखो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो तो उसको हम एक नाम दे सकते हैं, जो हमने इससे पहले वाले में दिया। अब सिमेट्रिकल कैसे था ये कैसे पता चला? सारे एंगल सेम थे, लेकिन यहां सारे एंगल सेम तो है नहीं। और याद करो बेटा, हमने टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाया था, मैं शॉर्ट फॉर्म ही बोल रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। तो वो वहां पर हमारे पास टीबीपी में भी आपने देखा होगा कि बॉन्ड एंगल अलग अलग थे, तो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं बन पाएगा। और सिमेट्रिकल नहीं बनेगा तो फिर उसका नाम हम वहां पर
एक उस बेसिस पे नाम नहीं दे सकते जो बॉन्ड एंगल के सिमेट्रिकल के बेसिस पे बनता था। तो यहां अब वहां पर भी हमने बाइपिरामिड की बात करी थी ना, मैं यहां पर भी बाइपिरामिडिकल की बात करूंगा। तो क्या नाम होना चाहिए, चलिए बताइए। बस पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बेटा समझ गए कि नहीं समझे? अब देखो मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूं बेटा, स्ट्रक्चर को याद रखने का तरीका भी समझो। जहां सिमेट्रिकल है वहां पर आपका नाम एक होगा, वो स्पेशल कंडीशन वो आपको बता दिया। लेकिन जहां सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं है बेटा, इससे मैंने आपको बोला पहले बॉन्ड एंगल सीखिए। जहां सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं है फिर वहां बाइपिरामिडल नाम लिखना पड़ेगा, और उस बेसिस पे ये भी वैसा ही कैटेगरी है। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? यस, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। समझे? पेंटागोनल बाइपिरामिडल यानी हमारे पास बेटा ये सीधा सीधा कंडीशन हमें क्लियर हो चुका है कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे पेंटागोन बन रहा है। और बाइपिरामिडल का मतलब एक पिरामिड ऊपर से बन रहा है, एक पिरामिड नीचे से बन रहा है। इससे पहले भी समझा रखा है, इससे उसको बाइपिरामिडल नाम दे दिया गया। गॉट इट एवरीवन? एनी डाउट? पक्का? अरे समझे? एग्जाम्पल इसका है बेटा हमारे पास IF7 समझे? IF7 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब ध्यान दो बेटा, अगर आप समझे तो ये पूरा पार्ट, इसमें dxy क्यों यूज किया गया, शायद अब आप समझ जाओगे खुद। बोलो हाँ के ना? क्योंकि ये एक्स वाई ये उसी प्लेन उस एक्सेस पे है, एक्स वाई एक्सेस पे, हाँ के ना? और ये क्या होता है बेटा? बिटवीन द एक्सेस। तो देखो मैंने आपको बोला एक बीच में से होगा, एक ऑर्बिटल बीच में से जाएगा, तो बिटवीन द एक्सेस कोई भी किसी को भी आप पकड़ लो वहां पर, वो आपका बिटवीन द एक्सेस जो बन जाएगा और वो dxy हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझे? देखो अगर आप पेंटागोनल नहीं बनाओगे तो आप स्क्वायर प्लेनर की सोचोगे पहले। उस स्क्वायर प्लेनर में आपको पता है कि चार उसी एक्सेस पे जो एक्स वाई है उस पे प्रेजेंट हो जाएंगे। तो पांचवा कहां जाएगा बेटा? बिटवीन द एक्सेस जाएगा ना। तो बिटवीन द एक्सेस वाला कौन सा होगा? फिर dxy होगा। इससे dxy यूज किया गया। गॉट इट एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? पक्का? ठीक। अब ध्यान दो बेटा, ये जो कंडीशन है अगर आप समझ पा रहे हैं, यहां तक मैंने बात जो करी आपके सामने, इससे कंप्लीटली आपको पता चला कि आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए 7 बॉन्ड बनाए, यानी 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी हुआ। ये सुनो, अब यहां से समझने की कोशिश करिएगा बेटा, बहुत अच्छी अच्छी जो चीजें हैं अब यहां पर आपको मिल रही है। तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कौन कौन से किए आपको समझना है, तो आपके सामने लिखा ऊपर कौन कौन से हैं। S है, PX है, PY है, PZ है, प्लस DZ स्क्वायर है, DX स्क्वायर Y स्क्वायर है, DXY है। इज दैट क्लियर? मतलब मेरे पास 2 D अभी भी छोड़ दी है मैंने। तो अब आपको क्लियर हो रहा है? मैं फिर से उस पॉइंट पर आना चाह रहा हूं। आपको क्या मेरी बातें वो क्लियर हो रही हैं जो मैं बार बार कह रहा था कि बेटा कितने बॉन्ड बनने हैं ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स में। कितने ऑर्बिटल हैं इससे बॉन्ड नहीं बनाओगे। बात समझ रहे हो? तो ये बात समझ में आ रही है सभी को अभी कि कितने ऑर्बिटल हैं इससे बॉन्ड नहीं पता चलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि उसके उतने बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन वो भी 8 से ऊपर ज्यादा नहीं होंगे। अब भले ऑर्बिटल उससे ज्यादा हो। बात समझ में आ रही? तो वो बेसिस में ये समझाना चाह रहा हूं बेटा, क्या यहां वो क्लियरिटी आपको थोड़ा मिल रही है कि ऐसा जो हमने बात कही थी वो समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? कि आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 7 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बने।
अब आप समझ सकते हो कि बेटा अगर मैं आपको बोल रहा हूं, उस दिन से मैं स्टार्टिंग से हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हुए आ रहा हूं, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक S, एक 3P और 3D इंटरमिक्स होके सबकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी, लेकिन उसमें से 2D की एनर्जी अलग होगी। इससे तो ये समझ में आ रहा है ना, अगर सेम हो जाती तो बेटा तो वो भी तो इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर जाता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि वो 2D ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं हुई इंटरमिक्सिंग के बेसिस पे। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो मैं इतनी बार आपको बोल चुका हूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल एक एक को निकाल के लेके आएगा। ऐसा नहीं कि बेटा वो तीन एक साथ बैठे हैं तो तीन एक साथ आएंगे, नहीं। आपने एसपी पढ़ा था तो उसमें पी एक ही पार्टिसिपेट हो रहा था, तो आपको ये बोला था कि एक ही पी आएगा, मतलब एक एस एक पी, मतलब 2 पी की एनर्जी अलग होगी, एक और एक एस की एक पी की एनर्जी सेम होगी। इज दैट क्लियर? सेम ऐसे sp2 बोला था, 2p एक एस। बात समझ पा रहे हैं? तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब मैं इंटरमिक्सिंग की बात कर रहा हूं, कितने ऑर्बिटल लेके आ रहा हूं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल उन्हीं को बोला जाएगा जिनकी एनर्जी सेम हो। और वो कैसे पता चलेगा बेटा? उनके शेप, उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन ने यही कॉन्सेप्ट दिया। हमें जो सीखना है वो यही सीखना है एक्चुअली। लेकिन अब इतना सब कुछ बताने के बाद यही मान के चलो कि भाई ये पार्टिसिपेट हो रहे हैं बस बात खत्म, नहीं। मैं फिर से ये कह रहा हूं, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हम बना रहे हैं तो ये समझ जाना कि उनकी ही एनर्जी सेम है, बाकी ऑर्बिटल से हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बन ही नहीं रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि इंटरमिक्सिंग हो ही नहीं रही। इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल के ही फॉर्म में रह रहे, तो हमें उनसे कोई मतलब है ही नहीं। इसी वजह से तो आपको कह रहा हूं कि बेटा कि जो भी पार्टिसिपेट हो रहा है उसको इंडिविजुअल को पहचानिए, पहचानना जरूरी है। बात समझ में आई? यस और नो? ऐसा नहीं कि बेटा बस नाम देख लिया ऊपर रट लिया। वो करोगे तो बेटा यहां पर हो सकता है कि 2-4 दिन या एक आध हफ्ते के लिए याद हो जाए, या याद आगे के लिए भी हो जाए, लेकिन समझ में फिर कभी नहीं आएगा। थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट करेंगे तो आप परेशान हो जाओ। समझे? इससे मैं बार बार कहता हूं बेटा, केमिकल बॉन्डिंग इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप उसमें छोटी छोटी चीज में लॉजिकली बहुत अच्छे से सोच सकते हो, अपनी थिंकिंग पावर बढ़ा सकते हो, और उसके बेसिस पर आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से वहां पर मिल सकती है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए मेरी बात को अच्छे से? बताइए किसी को कोई डाउट? यहां तक कनेक्ट हुई ना चीजें? अरे यस और नो? ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, देखो इसके अलावा ऐसा नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन और नहीं होता है, मैं आपको बोल देता हूं। अब आगे जाके मैं टाइप बोल दे रहा हूं, हमें अभी कहीं वो डिस्कशन नहीं करना है, वो सब स्पेशल टाइप है। फिर आगे जाके कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने आपको बोल रखा यूनिट आता है एक पूरा, उसमें आप इन सबके टाइप के डिस्कशन करोगे। इसके अलावा जितने भी हाइब्रिडाइजेशन दिखेंगे बेटा वो मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिखेंगे। वो जो होते हैं बेटा उनके भी नाम आपको बता देता हूं। एक हमारे पास स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन D3S होता है, पढ़ाऊंगा कोई भी नहीं, बस नाम बोल दे रहा हूं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। D3S KMnO4 के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। दूसरा हमारे पास DsP2 स्क्वायर प्लेनर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, DsP2। ये दो स्पेशल है, लगभग इसके अलावा बाकी जो मिलेंगे आपको कॉमन मिलेंगे, जैसे sp3D वहां पर भी मिलेगा तो वो सेम ही रहेगा। वहां एक और मिलता है बेटा sp3D2 या D2sp3, दो अलग अलग, जैसे हमने यहां पर क्या पढ़ा था, sp3D2 पढ़ा था ना, तो वहां क्या मिलेगा, sp3D2 भी मिलेगा और D2sp3 भी मिलेगा। इसका डिफरेंस वहीं सीखोगे। ये सब बेसिक टाइप जो है बेटा वो सब आपके इस बुक में भले दिए हो, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि उनको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, वो सब कोऑर्डिनेशन के पार्ट है, वहां हम डिस्कशन उसको बाद में करेंगे जब आप इंडिविजुअल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहकर उस यूनिट को डिस्कशन करोगे, तो वहीं आपको हाइब्रिडाइजेशन के वो कॉन्सेप्ट मिलेंगे। हाँ ये बात जरूर है, पॉइंट सब यही रहेंगे। मैंने आपको क्या बोला, पॉइंट सब यही रहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के ये बेसिक पॉइंट क्लियर होंगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन आपको वो बाकी के जो टाइप्स हैं बेटा वहीं डिस्कशन करने हैं। गॉट इट एवरीवन? तो उनका डिस्कशन मैं यहां पर कहीं पर नहीं करूंगा। एनी डाउट? बताइए किसी को कोई दिक्कत? इसे अगर उसके रिगार्डिंग कहीं पर कोई क्वेश्चन मिले तो छोड़ देना, फिर से बोल दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि बेटा उसमें हम परेशान होते फिर रहे हैं,
उसमें हम ये ढूंढते फिर रहे हैं कि भाई ये होगा कैसे बनेगा क्या, ठीक है ना जी। ऑक्टेट कहां से कंप्लीट होगा बेटा? 7 बॉन्ड बने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 8 बॉन्ड बनेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो ऑक्टेट से ज्यादा हुआ कम हुआ? ज्यादा हुआ ना। तो बेटा जहां से 4 से ऊपर बॉन्ड, 4 से 4+1 से स्टार्ट हो जाओ आप, वो सब सुपर ऑक्टेट कंपाउंड बन गया ना बेटा। ये जितने भी बता रहा हूं सब सुपर ऑक्टेट कंपाउंड। बात समझ में आ रही? तो हमें तो बात ही नहीं करने इन चीजों की कि भाई वो आप ऑक्टेट की बात हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि हर जगह पर बेटा ध्यान दो कि मैं जब वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन में मूव करता हूं फिर ऑक्टेट भूल जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि भाई मैं ले दे के फिर ऑक्टेट पे नहीं पहुंचूंगा। जो फॉलो करते हैं अब आपको पता है, जो फॉलो नहीं करते हैं वो भी आपको पता है। तो फिर मैं अब ये कहूं कि ये ऑक्टेट फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सही नहीं है ना, क्योंकि ऑब्वियस है कि बेटा हम इतने आगे बढ़ चुके हैं फिर भी हम ऑक्टेट और नॉन ऑक्टेट में फंस रहे हैं, तो वो अभी मैं कहूंगा कि बेटा वो सही नहीं है। आप ध्यान दो बेटा, हमें बॉन्ड से मतलब है। बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कौन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। THO यहां 7 हुआ है मतलब 7 बॉन्ड बनाएगा, तो 7 बॉन्ड बनेंगे मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बेटा। तो सुपर ऑक्टेट कंपाउंड हुआ ना। अब 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। वो स्पेशली वो केसेस 8 के 8 वहां पर आपको ऐसा कोई कंपाउंड, मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम 8 हो सकता है, बोला था ना, मैक्सिमम 8 होगा ये बोला था ना, कोवेलेंसी। लेकिन अब मैक्सिमम 8 होना कोवेलेंसी मतलब उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों आ जाएंगे। पहले तो ये ध्यान दो। अब जरूरी नहीं है ना कि बेटा अगर सिग्मा बॉन्ड आया तो आप THO का पार्ट मानोगे, लेकिन पाई बॉन्ड आया वो तो THO का पार्ट है ही नहीं ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसकी कोवेलेंसी कितनी होगी। हां, जहां सिंगल बॉन्ड है वही उसकी कोवेलेंसी कह सकते हो, लेकिन जहां डबल बॉन्ड आया तो फिर तो ये नहीं कह सकते कि कोवेलेंसी इक्वल्स टू THO। बोलो हां कि ना? क्या ऐसा कह पाओगे? नहीं ना। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं बेटा, इस चीज का ध्यान रखना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है। जैसे एक कंपाउंड दे रहा हूं तो इसका पार्ट नहीं है, ताकि आप लोगों का जितना भी डाउट हो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। लेकिन आप समझना, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मेरा कंसर्न यह है कि आप समझ पाओ, ताकि आपके जितने भी डाउट है क्लियर हो जाए। कोवेलेंसी अलग कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। कोवेलेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब उसमें सिग्मा भी आ गया बेटा, उसमें पाई भी आ गया यार, समझे कि नहीं समझे? लेकिन THO का रोल क्या है कि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बात कर रहा है वो केवल किसके लिए बात कर रहा है बेटा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की बात कर रहा है, और किसी की बात नहीं कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो हम ये कहें कि बेटा फिर कोवेलेंसी विच इज इक्वल टू THO गलत हो जाएगा। तो इसको कभी ये पॉइंट बना के ही मत चलना। हां, कहीं हो सकता है वो ठीक है, समझे कि नहीं समझे? कहीं हो सकता है वो ठीक है, लेकिन इसको मैं जनरलाइज करूं क्या वो सही है? गलत हो जाएगा ना बेटा। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं उसके बेसिस पे एक एग्जांपल, जस्ट मिनट बेटा। वो एग्जांपल ये अलग है बेटा, बिल्कुल अलग एग्जांपल है, आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। XeO3F2, ठीक है। इनर्ट ग्रुप में केवल जिनोन एक ऐसा एलिमेंट है, पहले समझिए। ये तो एक ही कंपाउंड लिखा है, इसके बहुत सारे ऐसे बहुत सारे जिनोन के कंपाउंड भी हैं, लेकिन मैं आपको रीजन समझा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। इनर्ट ग्रुप में केवल जिनोन एक ऐसा एलिमेंट है जो बेटा आपके ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ आपके कंपाउंड बनाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों बनाता है। भाई देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि जिनोन जो है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बनाता है, बाकी किसी के साथ नहीं बनाता है, मैं ये भी कह रहा हूं, तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं बात करना चाह रहा हूं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। किसकी बात करना चाह रहा हूं? अब भाई देखो, ये बात तो सीधी सी है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे तो वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, हाँ कि ना? उनको थोड़ा मतलब है कि सामने वाले का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या कर, उनको तो इलेक्ट्रॉन खींचने से मतलब है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं। अब रही बात, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ऊपर से बाकी एलिमेंट के क्यों नहीं खींचे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा बेटा, क्योंकि ऊपर जो है वो न्यूक्लियस के नजदीक है इलेक्ट्रॉन,
यहां जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, तो न्यूक्लियस से दूर होंगे तो सामने फ्लोरीन और ऑक्सीजन खड़ा है तो खींचने की टेंडेंसी रख सकता है, इसलिए उनने खींच लिया, इसलिए बॉन्ड बना। तो जिनॉन के साथ आप कोई भी अदर एलिमेंट नहीं देखोगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तभी जाके जिनॉन के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। अब आप ये कहोगे सर जिनॉन के बाद रेडॉन भी तो आता है, तो रेडॉन जो होता है बेटा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में हम उसको रखते हैं। और मैंने आपको बोला जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अगर उसमें 10% भी रेडियो एक्टिविटी दिख रही है तो उसकी केमिस्ट्री अलग ही है, जिसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो उनकी केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ही अलग है बेटा, तो उसको यहां कैसे डिस्कस कर पाऊंगा? इज दैट क्लियर एवरीवन? उनका पढ़ने का तरीका, उनको डिस्कस करने का पूरा वे ही अलग है, इसलिए उनका डिस्कशन यहां पर हो ही नहीं सकता, इसलिए रेडॉन की बात नहीं करेंगे। जिनॉन की बात आपको मैंने सामने कर रखी है और उसका रीजन आपको बता दिया। भाई देखो इनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का आप कॉन्सेप्ट वैसे लगा सकते हो, लेकिन इनकी तो बात वैसे भी हम नहीं करते ना बेटा, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि भाई उनको तो हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कह ही नहीं सकते क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। बस यहां पर दिक्कत यह है बेटा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहीं पर भी हमला बोल सकते हैं, उनको कहीं पर ऐसा वो बाउंडेशन नहीं है कि भाई उनको ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अभी तो ये बात हुई ना बेटा मेरी, यहां नियॉन का हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन यहां तक क्या बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, तो खींचना डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा? भाई सपोज कर तेरे खींचने की पावर है लेकिन सामने वाला दे भी पाए उतनी पावर, तब तू उस पर एफर्ट्स लगाएगा ना। सपोज कर दो लोग हैं, तुझे पता है कि भाई दो लोगों में से मैं इससे छीन सकता हूं इससे छीन नहीं सकता हूं, तो भाई तू उसी पर अटैक करेगा ना जिससे छीन पाएगा। तो ये वही कंडीशन है कि बेटा इनको पता है कि भाई साइज छोटा होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन को लेना डिफिकल्ट होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को लेना डिफिकल्ट है तो ऑब्वियस है कि बेटा वो वहां पर अटैक करके भी उनको कोई बेनिफिट दिखने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बेटा यहां जिनॉन कह रहा है कि आप आओ मेरे से इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। यहां दिक्कत किसकी है बेटा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। और अब क्या होगा बेटा, जिनॉन को तो मजबूरी होगी देना। अब मजबूरी क्यों हुई? क्योंकि ऑब्वियस है कि बेटा वो अपने पास रख सकता था लेकिन उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी इतना ज्यादा नहीं था, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होता तो अपने पास रख लेता, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम, और इधर बेटा हमारे पास जिनॉन में जो अटैकिंग एलिमेंट है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उनकी पावर ज्यादा, तो इसलिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इजिली हमारे पास मूव ऑन कर जाएगा, इसलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन फिर वो करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब आप ध्यान दो इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बेटा, इस स्ट्रक्चर में अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, वैसे तो देखो बेटा, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दो, मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं। चलो देखो, मतलब इससे आप सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे मेरी बात को समझना, यहां ध्यान देना बेटा सब लोग बोर्ड पे प्लीज, क्योंकि इसके बाद मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया आपको, अब जाके बेटा हाइब्रिडाइजेशन का कंक्लूजन लेके आऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा छोटा सा एप्लीकेशन आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर। अब ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, इससे आपको स्ट्रक्चर भी पता चलेगा और इससे आपको कंप्लीटली यह भी पता रहेगा कि भाई उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना कितना इजी है कितना डिफिकल्ट है। देखिए एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा, अब जब दो बॉन्ड बनाए, क्योंकि चार्ज तो है नहीं यहां पर, तो कितने बॉन्ड बनाएगा? दो, तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो तीन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो सीधे से जिनॉन के ये चले गए, हाँ कि ना? और 2 फ्लोरीन के साथ बनाएगा, हाँ कि ना? अब काउंट करो बेटा इसमें कितने सिग्मा, अच्छा जैसे फ्लोरीन के साथ बनाएगा तो 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन इधर के, 6 इलेक्ट्रॉन इधर के, सबके सब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। जिनॉन के आउटर मोस्ट में अभी कोई इलेक्ट्रॉन बचा है कि नहीं बचा? पहले डिसाइड कर लो, नहीं बचा है, यानी कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। अब डिसाइड करो बेटा कि यहां पर THO कितना होगा? 5, कितने सिग्मा बॉन्ड? 5, हर एक ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा एक पाई, तो 6 में से 3 सिग्मा हो गए, और 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल ही बनाया होगा,
और सिंगल बॉन्ड मतलब पहला बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, सीधा सीधा, इसमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही बनेगा, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। तो कितने सिग्मा हो गए? तो THO कितना हो गया? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे? हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे? sp3d। क्या स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ी? ये आ गया, देखो बेटा। अरे अब तो खुश हो जाओ थोड़ा सा कि हाँ कितना इजी है कहकर। लोग तो खुश होते हैं कि चलो भाई यार, स्ट्रक्चर के बिना हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद भी यहां चेहरे में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पहाड़ टूटा हुआ है। सर कहां परेशान करने में लगे? अच्छा नहीं है ना? नहीं है ना? वाह, चलो किसी ने तो बोला। अच्छा नहीं है ना? नहीं है ना? वो बोली अच्छा नहीं है। नहीं है अच्छा? टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो अच्छा कैसे लगेगा बेटा? टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ये बात भी सही है ना? टेस्ट करने का तरीका होना चाहिए सबको, क्योंकि जैसे आपके टंग को टेस्ट पसंद आता है बेटा, वैसे आपके दिमाग को भी टेस्ट पसंद आता है। तो आप टेस्ट कर पाओ, वो आप पर डिपेंड करता है। अब मुझे बताइए बेटा, इस तरीके से कैसा भी कंपाउंड आपके सामने रख दिया जाए, इस तरीके से अगर मैं किसी भी टाइप के कंपाउंड आपके सामने रखूं, तो आप आराम से उन पर्टिकुलर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कि ना? देखो इंपॉर्टेंट क्या, अब आप यहां से ध्यान दो, जैसे ही आपने ये बोला कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुआ, अब आपके दिमाग में क्या आएगा? शेप कैसा होना चाहिए? sp3d हुआ, शेप कैसा होना चाहिए? बताओ दिमाग में क्या आएगा? कैसा होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा तो एक ही शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का बेटा, तो स्ट्रक्चर बन गया अपने आप। बोलो हाँ कि ना? अरे अब तो खुश हो जाओ यार। सर जबरदस्ती काहे को हंसा रहा हूं, मन ही नहीं कर रहा है ना? तो अभी जो स्ट्रक्चर बना रहा था बेटा आपके लिए, वो उसी तरीके से स्ट्रक्चर आपके सामने बन जाएगा बेटा। ऐसा होगा? यस और नो? तो बन गया बेटा स्ट्रक्चर। समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान देना बेटा, ये चीजें बहुत अब सिंपल बन जाएंगी अगर आप बस चीजों को, जितने भी आगे आपको पॉइंट बताएं, वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर चुके हो तो। गॉट इट? अब बेटा यहां पर मैं थोड़ा सा आपको जो THO है या स्टेरिक नंबर जिसे मैंने बोला, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, मैं एक शॉर्ट टेबल भी फिर से आपको बता दे रहा हूं बेटा। हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखो पहले, ठीक है ना? हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड देन हाइब्रिडाइजेशन। THO1 की तो बात ही नहीं कर सकते, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही? तो 2 आ जाएगा, और THO2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होंगे। ये जरूर लिखना, क्योंकि THO लिखने से नाम ठीक है, नाम के साथ साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं ये भी ध्यान रखना है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp, ये दोनों चीजें हैं ही कि इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा, ठीक है? यहां 3 हो जाए, ये भी 3, ये क्या हो जाएगा? sp2, ठीक है? ये 4, ये 4, ये sp3, ये 5, ये 5, यहां पर sp3, ठीक है? ये 6, ये 6, यहां पर sp3d2। नेक्स्ट 7, 7, और यहां पर sp3d3। देखो मैंने आपको इंडिविजुअली तो सबको सब में बता दिया था, लेकिन बस टेबल का देने का पर्पज ये था कि ताकि आपको रिकॉल करने के लिए ये पार्ट आपको इजीली समझ में आ जाए। गॉट इट एवरीवन? तो आप हर एक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको कैलकुलेट करना है बेटा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको आपके होमवर्क के लिए दे देता हूं, आपको कंप्लीट करके लाने हैं, ठीक है?
बातें नहीं है बेटा। चलिए, ये कंपाउंड के आपको हाइब्रिडाइजेशन ढूंढ के लाने हैं। मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज जरूर करें। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, सिंपल क्वेश्चन भी है, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन भी है। आप अपने दिमाग का यूज कर पाओगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। और थोड़ा सा भी अगर आप कॉन्सेप्ट लगाओगे तो चीजें इजीली बन जाएंगी। मेरा पॉइंट यही है कि बेटा आप उसको देखिएगा, समझिएगा, तो उस बेसिस पे कंप्लीट ये सब के आपको हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम के ढूंढ के लाने हैं।